सर सर मेरी पत्नी ने सुसाइड कर ली सर। आप जल्दी से चलिए। लेकिन क्यों की? क्या तुम उसे तकलीफ देते थे? नहीं मैडम, मैं तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। कोई बात नहीं, हम चलकर देखते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। सर, इसके हाथ में तो सुसाइड नोट है। क्या तुमने इसे पढ़ा है? नहीं, नीलम को इस हालत में देखकर मुझे कुछ नहीं सूझा। चिट्ठी की तरफ मेरा ध्यान भी नहीं गया। ठीक है कामिनी, तुम चिट्ठी पढ़ो। यस सर। मैं नीलम अपने पूरे होशो हवास में अपने जीवन को खत्म कर रही हूँ। मेरे मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार ना पकड़ाया जाए। मैं अपनी मर्जी से खुद को गोली मार रही हूँ। नीलम, तुमने ऐसा क्यों किया? सर, ये तो ओपन एंड शट केस है। इस लेटर से ये साफ जाहिर है कि इसने आत्महत्या की है। फिर भी इसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, देखते हैं अगर कुछ और मिला तो। सर, सामने वाले घर में एक और लाश मिली है। कोई औरत है। ये तो मिसेस वनीता हैं। पिछले 10 सालों से हम पड़ोसी हैं। इन्हें क्या हुआ? आज हो क्या रहा है? क्या आज सुसाइड डे है? सब लोग आत्महत्या कर रहे हैं। नहीं कामिनी, ये आत्महत्या नहीं लगती। ठीक से देखो, यहाँ ना तो मर्डर वेपन है और ना ही कोई चिट्ठी। एक काम करो, फोरेंसिक वालों को बोलो कि पूरा घर छान मारे, देखें कुछ मिलता है क्या, और इसकी भी बॉडी। हाँ सर, पोस्टमार्टम के लिए भेजती हूँ। क्या हुआ आपको? पहले तो आप दुखी थे, पर अब बहुत डरे हुए लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर पहली बार 2-2 लाशें देखी और वो भी इतने कम समय में, इसलिए थोड़ा सा डर लगा। चिंता मत कीजिए, आप हमारी टीम को अपनी सारी डिटेल्स दे दीजिए और अपने घर जाकर आराम कीजिए। आगे हम देखते हैं। थैंक यू सर। सर, फॉरेंसिक टीम ने पूरा घर छान मारा, पर कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। लगता है खूनी वनीता को गोली मारकर गन अपने साथ ही ले गया। हो सकता है। अब हमें उस खूनी को ढूंढना है। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, आपको ये देखना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? नीलम ने तो आत्महत्या की है, फिर वनीता कैसे मर सकती है? यही तो समझ नहीं आ रहा है सर, आखिर ये कैसे हो सकता है? रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? तुमने पूछा ठीक से? रिपोर्ट देखने के बाद मैंने खुद उनसे 10 बार पूछा। उन्हें भी ये बहुत अजीब लगा। रिपोर्ट के मुताबिक नीलम और वनीता का खून एक ही गोली लगने से हुआ है। मतलब इन्हें वनीता के बॉडी से जो बुलेट मिली है, उसी से नीलम भी मरी है। पर सर, नीलम ने तो आत्महत्या की है, फिर वो कैसे वनीता को गोली मार सकती है? और एक गोली से 2 लोग कैसे मर सकते हैं, वो भी 2 अलग अलग जगहों पर? यही तो बात समझ में नहीं आ रही। लगता है हम गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं। मतलब? क्या हो अगर नीलम ने आत्महत्या ना की हो, उसका भी किसी ने खून किया हो? किसने? वही तो पता करना है कामिनी जी। चलिए। क्या बात है सर, आप यहाँ? मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता। नहीं, ठीक है, आपसे कुछ सवाल करने थे। जी कहिए। जब नीलम ने खुद को गोली मारी तब आप कहाँ थे? मैं बेडरूम में था और नीलम हॉल में थी। जैसे ही मैंने गोली की आवाज सुनी, मैं बाहर आया और देखा तो नीलम मर चुकी थी। क्या आप दोनों के अलावा उस वक्त घर में कोई और भी था? नहीं सर, सिर्फ हम दोनों ही थे। नीलम और वनीता का रिश्ता कैसा था? दोनों में कभी कुछ कोई अनबन या झगड़ा था? बिल्कुल नहीं सर, दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थी। ये वनीता के पति कहाँ हैं? उन्हें कुछ पता नहीं है क्या इस बारे में? सर, वो ज्यादातर बाहर काम करते हैं, घर में बहुत कम रहते हैं, पर मैंने उन्हें खबर कर दी है, वो आ जाएंगे। वो जैसे ही आएंगे उन्हें थाने भेज देना। कामिनी,
या तो अजय झूठ बोल रहा है या फिर हम सच देख नहीं पा रहे। ये केस तो सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। सर, फॉरेंसिक वालों ने वनीता की मेडिकल रिपोर्ट भेजी है। लगता है उन्हें कुछ अलग मिला है। देखो। सर, ये तो काफी भयानक है। क्या है, दिखाओ। मैंने कहा था ना, चलो अब मजा आएगा। मिस्टर अजय, ये वनीता की मेडिकल रिपोर्ट है। हमें सब पता चल गया है। तो क्या आप सच कबूल करेंगे या फिर हम करवाएं? ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मैंने वनीता को नहीं मारा। हमने ये कब कहा कि आपने वनीता को मारा? हम तो सिर्फ इसका जवाब चाहते हैं कि वनीता के पेट में आपका बच्चा कैसे आया। मैं नहीं जानता, मैंने कुछ भी नहीं किया। बताता हूँ सर, मारिए मत। मेरा और वनीता का अफेयर चल रहा था, पर वो पेट से थी ये मुझे नहीं पता था। क्या ये डायरी तुम्हारी है? जी हाँ। इसकी और नीलम की चिट्ठी की हैंडराइटिंग मैच करवाओ। सेम है सर। इसका मतलब नीलम ने आत्महत्या नहीं की। मैं आपको सब सच बताता हूँ सर। वनीता और मेरे बारे में नीलम को पता चल गया था। इसकी वजह से हम दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ। गुस्से में उसने गन निकालकर मुझ पर तानी, पर हाथापाई में मुझसे गोली चल गई। मैंने जानबूझकर नहीं मारा। और वनीता को कैसे मारा? नहीं नहीं, वनीता को मैंने नहीं मारा सर। फिर उसकी मौत कैसे हुई? मुझे नहीं पता सर, मैं तो खुद डर गया था। कामिनी, आसपास पता करो। पड़ोसी से पूछो कि उस रात उन्होंने कुछ सुना या कुछ देखा हो। सर, हमने आसपास के सारे पड़ोसियों से पूछा। बहुत से लोगों ने यही कहा कि उन्होंने सिर्फ एक गोली चलने की आवाज सुनी थी। और सर, ये फॉरेंसिक की रिपोर्ट मैं एक बार फिर से देख रही थी, तो मैंने देखा कि नीलम और वनीता की मौत एक ही समय पर हुई है। सर, मुझे लगता है कि इन दोनों मौत का जरूर कोई ना कोई तो कनेक्शन है। कामिनी, बहुत दिनों से एक बात दिमाग में घूम रही थी। मुझे लगता है वनीता का मर्डर उसी वजह से हुआ है। अजय ने जैसा बताया कि वो यहाँ खड़ा था और नीलम वहाँ खिड़की के सामने, और वो देखो वनीता के घर की खिड़की। इसका मतलब जब अजय और नीलम का झगड़ा चल रहा था तब वनीता किचन में काम कर रही थी, और जब अजय ने नीलम को गोली मारी तब वो गोली नीलम के शरीर से गुजरकर इस खिड़की से पास होकर वनीता को जा लगी। इसीलिए हमें बुलेट पर नीलम और वनीता के दोनों के खून मिले। मतलब अजय ने गलती से एक नहीं 2 खून किए। वाह सर, क्या दिमाग पाया है आपने। अपना तो ऐसा ही है। खून? हेलो, इंस्पेक्टर राठौड़, मैं मल्होत्रा बोल रहा हूँ। मिस्टर मल्होत्रा, यही वो कार है? जी। सर, कार पर ना तो स्क्रैच है और ना ही कोई डैमेज। फिर ये खून छत पर कैसे आया? मिस्ट्री है। मल्होत्रा जी, कल आपकी कार कहीं बाहर थी क्या? जी, कल मैं फैमिली के साथ एसपीएन मॉल गया था। वहीं पार्किंग एरिया के ब्लॉक नंबर B6 में देर रात तक खड़ी थी।
वो खून इस लाश से गिरा था। ओह माय गॉड। सर, मरने वाले का नाम सुनील मेहता है। पैन कार्ड के हिसाब से उम्र 60 साल है। सर, ये निशान? लगता है इसे ग्रोसरी ट्रॉली में काफी देर तक रखा गया था, उसके बाद ही इन्हें यहाँ लाकर डंप कर दिया। एंड आई थिंक इन्हें ट्रॉली से निकालते समय इनकी शर्ट ट्रॉली में ही फंसकर फटी होगी। बॉडी देखकर लगता है कि इनकी मौत करीब 20 से 24 घंटे के बीच हुई है। सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है? वो रहा सर। कल शाम यहाँ किसी का झगड़ा हुआ था क्या, या कुछ ऐसा जो अजीब था? जी नहीं सर। फिर ये लाश कहाँ से आई? पता नहीं सर, सच में हम इसके बारे में नहीं जानते सर। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम ऐसा करो, इस एरिया के कल शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक के जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं वो प्रोवाइड कर दो, बाकी हम देख लेंगे। सॉरी सर, सीसीटीवी कैमरे का रिपेयर वर्क चल रहा है, इसलिए पार्किंग और मॉल के सभी कैमरा 2 दिन के लिए बंद हैं। पर इससे पहले कोई और हादसा हो सीसीटीवी चालू करो, वरना अगर मैंने फाइन लगा दिया तो मॉल 2-3 महीने के लिए बंद हो जाएगा। वैसे ये मॉल खुलने का क्या समय है? 10 बजे सर। सर, खून। इसका सैंपल लेकर सुनील के ब्लड सैंपल से मैच करो, उन्हीं का निकलेगा। ये ट्रॉली भी कस्टडी में लो। जी सर। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। हेलो सर, मेरा नाम सोमनाथ है। मुझे पता चला कि आप लोग यहाँ मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं, तो मिलने चला आया। हम कोई सेलिब्रिटी हैं जो मिलने चले आए? नहीं सर। कैसी बातें करते हैं सर। एक्चुअली कल मेरी शॉप पर मुझे कुछ अजीब सा लगा था, वही शेयर करने आया हूँ सर। कैसा अजीब सा? सर, कल 3 बजे के आसपास एक आदमी शूज खरीदने आया था मेरी शॉप पर। ऐसे शूज चाहिए थे जो इस मॉल की टाइल्स पर भागते हुए बिल्कुल भी ना फिसले। हमने उसे वो शूज प्रोवाइड कर दिए, लेकिन जब वो पैसे निकाल रहा था तो उसकी जेब से एक इंजेक्शन नीचे गिरा था। मैं उसे उठाने ही लगा था, लेकिन उसने हड़बड़ाते हुए बड़ी तेजी से वो इंजेक्शन उठा लिया। उस इंजेक्शन की वजह से मुझे कुछ गड़बड़ लगी सर। हो सकता है वो डायबिटिक हो, मतलब कि इंजेक्शन इंसुलिन का भी हो सकता है। जी नहीं सर, वो इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं था। मैं पिछले 3 साल से इंसुलिन ले रहा हूँ सर, तो मुझे पता है सर कुछ गड़बड़ है। उसका चेहरा याद है? सर, चेहरा तो याद नहीं, लेकिन उसने कार्ड से पेमेंट की थी, तो उसकी डिटेल्स मैं साथ ही ले आया हूँ। ये लीजिए। पुलिस के काम की नॉलेज बहुत है आपको। क्राइम शो बहुत देखता हूँ सर। ज्यादा क्राइम शो मत देखा करो सोमनाथ जी, दिमाग क्रिमिनल हो जाता है। एनीवेज, कामिनी इसके बारे में पता करो। सर, ब्लड रिपोर्ट के हिसाब से ट्रॉली पर लगा हुआ खून मृतक सुनील का ही है। जो डॉक्टर उनका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, उनके अनुसार उन्हें कुछ इंजेक्ट करके मारा गया है। इसका मतलब कातिल सोनू ही है। उसका एड्रेस पता चला? जी सर, प्रेम नगर, हाउस नंबर 6, करोल बाग। रहना प्रेम नगर में, काम नफरत वाले। वाह, लेट्स गो। सर, घर पर तो ताला लगा हुआ है। पड़ोसी से पता करो, शायद उन्हें सोनू के बारे में कुछ पता हो। सर, पड़ोसियों से पता चला है कि सोनू पहले मेडिकल स्टोर में काम करता था। उसके बाद उसने एसपीएन मॉल में जॉब पकड़ ली। ये उसकी फोटो। सोनू की हर बात इसी तरफ इशारा कर रही है कि वही खूनी है। मेडिकल स्टोर में काम करते हुए उसे पॉइजन ड्रग की नॉलेज होगी, इसीलिए उसके हाथ में इंजेक्शन था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसने मेहता को मारा क्यों? उससे उसकी दुश्मनी क्या थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने सोनू का कार्ड मिसयूज किया है? या एसपीएन मॉल चलो।
सोमनाथ जी, क्या ये वही व्यक्ति है जिसकी जेब से इंजेक्शन गिरा था? हाँ सर, ये वही है। इसका मतलब कातिल सोनू ही है। सर ये तो गोली चलने की आवाज है। सर ये तो वही है। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगी। सर वो तो भाग गया। भागकर जाएगा कहाँ? क्रिमिनल को तो एक ना एक दिन पुलिस की हाथ लगना ही है। मुझे सोनू की सीडीआर चाहिए। सर ये सोनू की सीडीआर है। मुझे इसमें कोई सस्पिशियस नंबर नहीं मिला। लेट मी चेक। कामिनी मेहता के बेटे को बुलाओ और बोलो कातिल मिल गया है, उसकी पहचान करने को आ जाए। पर सर कातिल मिला कहाँ अभी तक? वो भी पता चल जाएगा। कॉल हिम फास्ट। जी। हेलो मनोज, मुझे पता है आप परेशान हैं, मगर आपके पापा का कातिल मिल गया है और पहचान के लिए आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। जी सर, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। चाय बोल दो मेरे और अपने लिए। सर कहाँ है मेरे पापा का खूनी? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। कहाँ है? आने के लिए शुक्रिया, लेकिन खूनी तो तुम ही हो जिसने अपने पार्टनर सोनू को भी मार डाला। ये क्या बकवास है? मैं क्यों मारूंगा किसी को? मैं किसी सोनू वोनू को नहीं जानता। मैं अपने पापा को क्यों मारूंगा? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं। ये शक नहीं है मनोज, सच है। तुम्हें क्या लगा इंस्पेक्टर राठौड़ के हाथों से बच जाओगे? हाँ, मैंने ही अपने पापा को मारा है क्योंकि वो मेरे रास्ते का पत्थर बन गए थे। अमीर बाप होने के बावजूद था तो मैं गरीब ही ना। इसीलिए उनकी जायदाद हथियाने के लिए मैंने अपने दोस्त सोनू के साथ मिलकर उनको जहर का इंजेक्शन देकर मरवा दिया और सीसीटीवी कैमरास का काम चलने का फायदा उठाकर मैंने लाश को वहीं बेसमेंट में ठिकाने लगा दिया। सोनू को क्यों मारा? ब्लैकमेल कर रहा था। पैसे के लालच ने तुम्हें अंधा नहीं क्रिमिनल बना दिया है मनोज जी। तुम्हें तो फांसी होगी। ले जाओ इसे। सर एक सवाल है, आपको कैसे पता चला कि मनोज ही कातिल है? सोनू की सीडीआर में मनोज का नंबर था। पर आपको मनोज का नंबर कब पता चला? मृतक के फाइल में उसके फैमिली डिटेल्स भी थी जिसमें मनोज का भी नंबर था। आप कमाल के हैं सर। एक ही दिन में केस सॉल्व। अपना तो ऐसा ही है। आधी रात को तकरीबन 2 बजे शीशा समर के साथ गाड़ी में दिल्ली से मुंबई अपने ससुराल जा रही थी। शादी के बाद पहली बार वो ससुराल जा रही थी। शीशा और समर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। गाड़ी में बैठे वो अपनी आगे के फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। समर, आज मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली तुम्हारे घर वालों ने हमारी शादी को एक्सेप्ट कर ही लिया। हाँ, इस बात से तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि पापा ने तुम्हें अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। नहीं तो तुम जानती ही हो कि जब हमने शादी की थी तब मेरे सारे घर वाले तुमसे कितना नाराज थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही प्यार भरी बातें करते करते वो घर जा रहे थे। तभी अचानक कुछ गुंडे उनकी गाड़ी के सामने आ गए। उन सब ने एक काले कपड़े से अपने मुंह को ढक रखा था। समर ने जोर से ब्रेक लगाई। सारे गुंडों ने उनकी गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया और गाड़ी के दरवाजे का लॉक तोड़ दिया और जबरदस्ती गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने समर और शीशा के सारे गहने छीन लिए और उनमें से एक आदमी ने गाड़ी चलाना शुरू किया। शीशा और समर बहुत डर गए थे। वो उनसे अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगे। प्लीज हमें छोड़ दीजिए। आपको गहने, पैसे, जो कुछ भी चाहिए सब कुछ ले लीजिए, लेकिन प्लीज हमें छोड़ दीजिए। हम पुलिस या किसी और को कुछ नहीं बताएंगे। प्लीज हमें जाने दीजिए। उन लोगों के बहुत गिड़गिड़ाने के बाद गुंडों ने समर को गाड़ी से बाहर निकाला, लेकिन वो शीशा को अपने साथ लेकर गए।
समर ने गाड़ी के पीछे दौड़ लगाई, लेकिन वो गाड़ी दूर जंगल में ले गए थे। समर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। समर ने अपने मोबाइल में नजदीकी पुलिस स्टेशन सर्च किया और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। मैम, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरी वाइफ को बचा लीजिए मैम, प्लीज। पहले शांत हो जाओ और बताओ कि हुआ क्या तुम्हारी वाइफ को। समर ने सारी बात कामिनी को बताई। कामिनी ने फौरन इंस्पेक्टर राठौर को कॉल किया और सारी बात बताई। ओके कामिनी, एक काम करो, समर की एफआईआर लिख लो और शहर के सारे पुलिस स्टेशन में शीशा की तस्वीर भिजवा दो। मैं बस पुलिस स्टेशन पहुंच ही रहा हूँ। ओके सर। कामिनी ने समर की एफआईआर लिखी। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर राठौड़ पुलिस स्टेशन पहुंचे। सारी बात जानने के बाद इंस्पेक्टर राठौर ने समर से उसकी गाड़ी की तस्वीर ली और शहर के सारे चेक पोस्ट पर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। चेक पोस्ट पर समर की गाड़ी की तलाश शुरू कर दी गई। कामिनी, इंस्पेक्टर राठौड़ और समर इंसिडेंट प्लेस पर पहुंचे। तभी समर के मोबाइल पर उसके घर वालों का कॉल आ गया। बेटा, कहाँ हो तुम सब लोग? हम कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। इतनी देर क्यों लग रही है तुम्हें? समर ने रोते हुए सारी बात अपने पापा को बताई। बेटा तुम घबराओ मत, बहू को कुछ नहीं होगा, तुम पहले घर आ जाओ। समर ने बताया कि वो पुलिस के साथ है और जब तक शीशा का पता नहीं लगता वो शांत नहीं बैठेगा। पुलिस अपनी छानबीन कर रही थी। पूरा दिन बीत गया लेकिन शीशा का कुछ पता नहीं चला। समर मायूस चेहरे के साथ अपने घर गया। घर वाले सभी टेंशन में थे। पुलिस की तलाश जारी थी। सर, आपको क्या लगता है कौन कर सकता है ये सब? हमका तो लागत है कुछ तो गोल मटोल है ही केस में। बात तो तुम्हारी सच है लल्लू पटेल, गोल मटोल तो है। पुलिस ने समर के घर वालों से बात की लेकिन उन्हें कुछ खास जानकारी नहीं मिली। फिर कामिनी ने समर के घर के पड़ोसी से बात की। तब उन्हें पता चला कि समर के पिता शीशा और समर की शादी के सख्त खिलाफ थे क्योंकि शीशा एक मॉडल थी, लेकिन समर शीशा से प्यार करता था, इसीलिए उन्होंने शादी कर ली। लेकिन समर के पापा ने उनकी शादी को एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए समर और शीशा ने घर छोड़ दिया और दिल्ली में जाकर रहने लगे। पुलिस का सीधा शक समर के पापा के ऊपर गया। पुलिस ने समर के पापा को अपने गिरफ्त में ले लिया। तब समर के पापा ने बताया कि पहले उन्होंने शीशा को अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन अपने बेटे को खो देने के डर से उन्होंने शीशा को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन पुलिस को अभी भी समर के पापा पर शक था। एक दिन समर जब पुलिस स्टेशन जा रहा था तब उसे शीशा का मेकअप आर्टिस्ट दिखाई दिया, जो दिल्ली में शीशा का शूट से पहले मेकअप किया करता था। समर को याद आया कि जब भी वो शीशा से मिलने उसके स्टूडियो जाया करता था तब वो मेकअप आर्टिस्ट उसे घूरता रहता था और शीशा को भी अजीब तरह से देखता था। उसका अचानक मुंबई में आना समर को कुछ अजीब लगा। वो उससे बात करना चाहता था लेकिन तब तक वो लड़का वहाँ से निकल गया था। समर ने जल्दी से पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को इन्फॉर्म किया। कुछ घंटे बाद पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया था। उस लड़के ने बताया कि उसका नाम सलीम है। सर, मैं तो शीशा मैम का सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट हूँ। हाँ, वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि उनके चेहरे से नजर नहीं हटती थी। लेकिन सर, कुछ भी हो जाए हम अपनी औकात तो नहीं भूल सकते ना। शीशा मैम एक फेमस मॉडल थी और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट, मेरी उनसे क्या बराबरी सर। ओके, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। सलीम के जाने के बाद सर, आपने उसे ऐसे ही क्यों छोड़ दिया? मुझे तो वो बेगुनाह नहीं लगता। जरूर वो इस किडनैपिंग में शामिल है। हाँ सर, हमको भी यही लागत है। ये मेकअप मैन मेकअप के साथ साथ कहानी भी बहुत ही अच्छी बनावत है। जो दिखाया जाता है जरूरी नहीं कि हमेशा वैसा ही हो। कभी कभी कुछ धागों को जानबूझकर जोड़ा जाता है ताकि हम गुमराह हो जाएं। अगले दिन पुलिस स्टेशन में लालू हवलदार एक सीसीटीवी फुटेज लेकर आया जिसमें समर की कार के जंगल की तरफ जाने का वीडियो था। जंगल जाने के लिए
बीच में एक हाईवे आता है। उस वीडियो में एक आदमी ने चेक पॉइंट पर अपना हाथ बाहर निकाला था, जिस पर एक टैटू बना हुआ था। पुलिस ने उस टैटू के बारे में जानकारी निकाली। उस शॉप के सीसीटीवी फुटेज में उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। शॉप के ओनर ने बताया कि उसका नाम रंगा है और उसने 1 महीने पहले ही वो टैटू बनवाया था। सभी वापस पुलिस स्टेशन आ गए। तभी पुलिस के पास समर और उसके पापा की कॉल हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स की रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें वो लोग नोटिस करते हैं कि एक कॉल बार बार समर को आ रहा था। कामिनी ने जब वो नंबर ट्रैक किया तो पता चला कि वो तो फॉरेस्ट एरिया से आ रहा है। कामिनी, इंस्पेक्टर राठौड़ और लालू हवलदार फॉरेस्ट एरिया की तरफ गए। कुछ देर अंदर जाने के बाद कुछ गुंडों ने पुलिस पर हमला किया। गुंडे और पुलिस के बीच में हाथापाई हुई। हाथापाई में इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी ने गुंडों को पकड़ लिया। हाथापाई के बीच इंस्पेक्टर राठौड़ ने देखा कि ये वही गुंडा है जिसने हाथ पर टैटू बनवाया है। इंस्पेक्टर राठौड़ समझ गए कि उसी रात समर की कार भी किसी ने चुराई थी। सबको गिरफ्तार करने के बाद जो सच था वो उनके सामने आया। चलो अब सीधे सीधे बताओ कि सच्चाई क्या है। बताओ, नहीं तो ससुराल वाली खातिरदारी करनी पड़ेगी और शायद वो तुम्हें रास ना आए। सर, मेरा नाम रंगा है। मैं तो छोटी मोटी चोरी करके अपना गुजारा करता हूँ, लेकिन अभी हम लोग को ज्यादा पैसे चाहिए थे। तभी हमारे पास एक आदमी आया। उसने हमें 5 लाख रुपए दिए ये मर्डर करने के लिए। किसने पैसे दिए थे तुम्हें, बताओ। सो मिस्टर आदर्श पति जी, बोलो क्यों किया तुमने ये सब? सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। मैं शीशा को मारना नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्या करता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। समर हाथ जोड़कर रोते हुए। समर ने बताया कि वो शीशा से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका मॉडलिंग करना उसे पसंद नहीं था। उसने शीशा को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर शीशा अपना काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उस बात से उन दोनों के बीच में बार बार झगड़ा होने लगा। समर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो शीशा का साथ दे या फिर अपने परिवार वालों के पास वापस लौट जाए। वो शीशा को किसी और का भी होते हुए नहीं देख सकता था। एक दिन गुस्से में आकर उसने शीशा को मारने का प्लान बनाया और उसने ही रंगा को कांटेक्ट किया था और शीशा को किडनैप करवाने का प्लान बनाया और उसे मरवा दिया। समर ने अपना गुनाह मान लिया। समर ने जैसे ही अपना गुनाह मान लिया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने शीशा खड़ी थी, वो भी जिंदा। तुमने ये सब किया समर? मैंने तुम पर विश्वास किया, इतना प्यार किया, और तुमने मुझे ही मारना चाहा। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि जिन गुंडों को तुमने मुझे मारने के लिए कहा था, उन्होंने ज्यादा पैसों की लालच में मुझे नहीं मारा और तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। अपने गुनाह को प्यार का नाम मत दो। अगर तुम सच में शीशा से प्यार करते तो उसके काम की भी रेस्पेक्ट करते। तुम्हें एक खूबसूरत बीवी चाहिए थी बस। अब जेल में बैठकर आराम से अपने प्रमोशन के ऐड बनाना। प्यार का ऐसा भी एक चेहरा होता है, ये आज देख लिया। लेकिन सर, आप कभी किसी गुनहगार को नहीं छोड़ेंगे, ये बात आज कंफर्म हो गई। आपका जवाब नहीं सर। हाँ सर, आप तो बहुत बढ़िया हो। अपना तो ऐसा ही है कामिनी।